नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक स्क्रिप्ट है। शीर्षक है वॉश लिव लेवल 3। ये स्क्रिप्ट हमें एक कहानी की कह सकते हैं रूपरेखा देती है जो बदले, अलौकिक ताकतों और डर के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट के मुख्य प्लॉट पॉइंट्स, किरदारों के इरादे और इसमें जो छिपे हुए थीम्स हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। एक बात तो शुरू में ही ध्यान खींचती है, कहानी एक दर्दनाक घटना के 2 साल बाद सेट है। ये मतलब लंबे समय से सुलग रहे दर्द और शायद बदले की किसी बहुत गहरी भावना की तरफ इशारा करता है ना। बिल्कुल, ये जो 2 साल का वक्फा है ना, ये कहानी को शुरू से ही एक भारी बन देता है। और स्क्रिप्ट डर पैदा करने के लिए जाने पहचाने तरीके इस्तेमाल करती है, जैसे किसी पर बुरी आत्मा का साया, काला जादू, वो मानसिक पीड़ा। लेकिन ये शुरुआत में ही किरदारों के गहरे सदमे को सामने रखती है। बेटी के वो बिखरे बाल, आंखों में आंसू, ये सिर्फ डिटेल्स नहीं है, ये उस भयानक अनुभव की छाप है। माहौल शुरू से ही काफी तनावपूर्ण और रहस्यमयी है। हाँ, तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत में ही हमें उस भयानक घटना का असर दिखता है। 2 साल बाद भी बेटी जो बच गई थी अब नॉर्मल दिखती है, पर स्क्रिप्ट में लिखा है जग्गू जैसे खुले बाल, आंखों में आंसू और परेशान करने वाली यादें। मतलब साफ है अंदर से वो अब भी जूझ रही है। हाँ, और यही पिता का रोल अहम हो जाता है। वो बेटी को दिलासा दे रहा है, माँ और भाई के खोने का जिक्र कर रहा है, लेकिन उसकी बातों में सिर्फ सांत्वना नहीं है, एक अजीब सी कठोरता भी है। जब वो कहता है शैतान राक्षस ने जो भी किया हमारे साथ, हमारा सब कुछ छीन लिया, तो उसमें उस शैतान के लिए एक गहरी नफरत है। और वो लाइन तो और भी अजीब लगती है, जो हमने सहा हम किसी को नहीं बता सकते, कोई यकीन नहीं करेगा। ये उनके अकेलेपन को दिखाता है ना? जैसे उनका दर्द इतना बड़ा है कि दुनिया उसे समझ ही नहीं पाएगी। बिल्कुल, ये उनके अलगाव को, उस गहरे सदमे को दिखाता है। ये सोचना कि कोई विश्वास नहीं करेगा, ये उन्हें और अकेला कर देता है। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात है पिता का ये कहना कि हर युग में भगवान ही शैतान का अंत करने आते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं? हाँ, मतलब जैसे वो अपने बदले की योजना को कोई धार्मिक या नैतिक वजह दे रहा हो। सही। जैसे वो कोई बड़ा मिशन पूरा कर रहा हो, शायद खुद को सही ठहराने का एक तरीका। शायद, क्योंकि इसकी ठीक बाद वो फुसफुसाहट है जो रोंगटे खड़े कर देती है। हमारा बदला अब शुरू होगा, हम सबको दिखाएंगे कि दर्द और खून का हिसाब कैसे लिया जाता है। यहाँ कोई छुपाव नहीं, सीधा ऐलान है कि कहानी अब एक हिंसक और खतरनाक मोड़ लेगी। बदले की आग साफ दिख रही है। हाँ, यहाँ स्क्रिप्ट ने बदले की नींव बहुत मजबूती से रखी है। ये साफ हो जाता है कि पिता का इरादा सिर्फ इंसाफ माना नहीं है। वो वैसा ही दर्द और खून खराबा वापस देना चाहता है जैसा उन्होंने झेला, और यही इरादा कहानी को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, इस तनाव भरे माहौल के कुछ दिन बाद कहानी में एक बहुत ही मामूली सी घटना होती है, रोजमर्रा की, जो पहली नजर में बिल्कुल बेमतलब लगती है। पिता घर के लिए चाय पत्ती खरीदने सुपरमार्केट जाता है। 499 रुपए की चाय पत्ती 500 का नोट देता है। दुकानदार के पास 1 रुपया खुला नहीं है, तो वो बदले में एक चिंगम दे देता है। पिता भी ज्यादा सोचे बिना उसे ले लेता है, खा लेता है। बहुत ही सामान्य बात। और यही स्क्रिप्ट का कमाल है। ये साधारण सी दिखने वाली घटना ही कहानी का सबसे अप्रत्याशित और कह सकते हैं अहम मोड़ बन जाती है। इसी दौरान स्क्रिप्ट हमें बेसमेंट का एक सीन दिखाती है जो इस चिंगम वाली घटना के पीछे का राज खोलता है। बेसमेंट में प्रताप और उसका भाई हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से 18 साल से कैद हैं, भूखे प्यासे, बहुत कमजोर हालत में। पिता उनके लिए वही चाय पत्ती लेकर आता है और वहां वो बदले की बात फिर दोहराता है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा। ये लाइनें उसके इरादे को और पक्का करती हैं। लेकिन फिर ये चिंगम वाली बात कैसे जुड़ती है इससे? राज यहीं खुलता है। प्रताप, जिसकी जबान कटी हुई बताई गई है, वो अपने भाई से मानसिक रूप से बात करता है, टेलीपैथी जैसा कुछ, और कहता है चिंगम, उसे देख, अब शुरू करते हैं। इस एक लाइन से सब साफ हो जाता है। सुपरमार्केट में मिली वो चिंगम कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो प्रताप की किसी योजना का हिस्सा थी जिसे उसने किसी तरह एक्टिवेट किया। पिता अनजाने में ही उनके जाल का पहला शिकार बन गया। अरे बाप रे, मतलब वो मासूम सी चिंगम असल में एक हथियार थी। ये तो सोचा ही नहीं था। और इसके बाद जो होता है वो तो सच में दहला देता है। उसी रात पिता का बर्ताव भयानक रूप से बदल जाता है।
स्क्रिप्ट बताती है कि उसकी आंखें पूरी लाल काली हो जाती हैं, शरीर खून से लथपथ, और वो ऐसी हरकतें करने लगता है जो मतलब इंसानी नहीं लगती, वश में है या किसी बुरी शक्ति के। ये सीन हॉरर फिल्मों के जाने पहचाने तरीकों का इस्तेमाल करता है, पर वो चिंगम वाले ट्विस्ट के कारण ज्यादा असरदार लगता है। और बात तब और बिगड़ जाती है जब वो अपनी बेटी पर हमला करने की कोशिश करता है। बेटी की वो चीखें, पापा पापा रुक जाओ, उस सीन की भयावहता को और बढ़ा देती हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। प्रताप, जो शायद इस पूरे कब्जे को किसी मंत्र जाप या मानसिक शक्ति से कंट्रोल कर रहा था, अचानक बेहोश हो जाता है। स्क्रिप्ट बताती है कि 18 साल की कैद ने उसे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर बना दिया है। उसके बेहोश होते ही वो कंट्रोल टूट जाता है। पिता पर से वो असर या तो हट जाता है या कम हो जाता है। ये एक दिलचस्प मोड़ है, मतलब विलन की अपनी शारीरिक कमजोरी ही उसकी योजना में रुकावट डाल देती है। सही कहा। बेटी बुरी तरह डरी हुई है, पर फिर भी हिम्मत करके अपने पिता को किसी तरह अस्पताल ले जाती है। सोचना भी मुश्किल है कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, अपने पिता को इस राक्षसी रूप में देखना। ये सीन ना सिर्फ टेंशन को पीक पर ले जाता है, बल्कि प्रताप की कमजोरी को भी दिखाता है, जो शायद कहानी में आगे चलकर काम आए। ये दिखाता है कि विलन कितना भी शातिर हो, उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। अच्छा, अस्पताल पहुंचने के एक दिन बाद पिता होश में आता है। बेटी को शायद लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं। स्क्रिप्ट के अनुसार पिता की आंखें अब भी लाल काली हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान है। वो बेटी को गले लगाता है और ठीक उसी वक्त अस्पताल के छोटे से मंदिर का दिया बुझ जाता है। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता, ये एक बहुत अशुभ संकेत है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा दाव खेला जाता है। पिता, या यूं कहें कि पिता के शरीर में जो भी है, फुसफुसाता है। याद है वश 1 की लाइन, अब ये खेल शुरू है। ये सीधा इशारा है वश यूनिवर्स की पहली फिल्म की तरफ। ये दर्शकों को बताता है, खासकर जिन्होंने पहली फिल्म देखी है, कि खतरा सिर्फ इस परिवार तक नहीं है, बल्कि शायद उसी तरह के साइकोलॉजिकल या अलौकिक कंट्रोल की वापसी हो रही है जो पहले देखा गया था। ये कहानी के स्केल को और बढ़ा देता है। और फिर आता है वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है, आत्माओं की अदला बदली। बिल्कुल। स्क्रिप्ट यहाँ सबसे बड़ा राज खोलती है। प्रताप और पिता की आत्माएं आपस में बदल चुकी हैं। अब पिता के मजबूत शरीर में प्रताप का शातिर और बदला लेने वाला दिमाग है, जबकि पिता की अपनी आत्मा प्रताप के उस कमजोर कैदी शरीर में फंसी हुई है। बाप रे। और सबसे डरावनी बात यह है कि बेटी इस भयानक सच्चाई से पूरी तरह अनजान है। वो जिसे अपना पिता समझकर गले लगा रही है, वो असल में उसका जानी दुश्मन है, जो अब आजाद है। ये तो कहानी को पूरी तरह पलट देता है। अब समझ में आया कि पिता की आंखों में वो शैतानी क्यों थी। तो अब प्रताप, जो पिता के भेस में आजाद घूम रहा है, अपनी असली और शायद ज्यादा बड़ी योजना पर काम शुरू करता है। वो वापस उसी सुपरमार्केट जाता है और वही चिंगम इकट्ठा करता है। इस बार उसका इरादा क्या है? इस बार उसका इरादा और भी भयानक है। स्क्रिप्ट बताती है कि उसने काले जादू का इस्तेमाल किया है। उसने हर चिंगम में अपनी आत्मा का एक अंश डाल दिया है। स्क्रिप्ट इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती है, रक्त बीज। रक्त बीज, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। क्या इसका कोई पौराणिक कनेक्शन है? ना, बिल्कुल है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं के रक्त बीज नाम के राक्षस की कहानी की तरफ सीधा इशारा है। रक्त बीज को वरदान था कि उसके खून की हर बूंद जहां भी जमीन पर गिरेगी, वहां एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा, जिससे उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया था। उसी तरह यहां प्रताप अपनी आत्मा के अंशों को इन चिंगमों के जरिए फैला रहा है। हर चिंगम एक बीज है जिससे बुराई अनगिनत रूपों में फैल सकती है। ये एक बहुत ही चालाक और डरावना कॉन्सेप्ट है। कितना भयानक आइडिया है। एक राक्षस जो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है बस एक चिंगम के जरिए। तो वो इन बीजों यानी चिंगमों का करता क्या है? स्क्रिप्ट के मुताबिक उसने ये चिंगम, जिनमें उसकी आत्मा के अंश हैं, चॉकलेट के डिब्बों में छिपाकर शहर की अलग अलग दुकानों में रखवा दिए हैं। उसका मकसद बहुत शातिर और क्रूर है। वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, वो शायद पूरी दुनिया में अपनी बुराई फैलाना चाहता है। और उसका प्लान क्या है? मतलब कैसे फैलती है ये बुराई? प्लान ये है कि अगर कोई भी इन बीजों को यानी इन चिंगमों को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो प्रताप की आत्मा का वो अंश उस व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेगा। इस तरह बुराई को रोकने की हर कोशिश असल में बुराई को और फैलाने का जरिया बन जाएगी। जो उसे मिटाना चाहेगा वो खुद उसका कैरियर बन जाएगा। तो
ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। और स्क्रिप्ट ये भी इशारा देती है कि शहर के बच्चे शायद इन्हीं चिंगमों या चॉकलेट्स के जरिए अब धीरे धीरे प्रताप के नियंत्रण में आने लगे हैं। ये तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई सही रास्ता नजर ही नहीं आता। और यही स्क्रिप्ट एक बहुत मुश्किल नैतिक सवाल खड़ा करती है। प्रताप के इस फैलते हुए तंत्र मंत्र के जाल को रोकने के लिए क्या करना होगा? स्क्रिप्ट के हिसाब से हालात इतने बेकाबू और भयानक हो जाते हैं कि एक पॉइंट पे ये सवाल उठता है कि क्या किसी बीज यानी चिंगम को नष्ट करने से बेहतर ये होगा कि उस बच्चे को ही मार दिया जाए जो उस बीज के प्रभाव में आ चुका है। ये एक बेहद बेहद कठिन और नैतिक रूप से परेशान करने वाला फैसला है। यहाँ कहानी हॉरर से आगे बढ़कर एक गहरी नैतिक दुविधा में उतर जाती है। यानी बुराई को रोकने के लिए खुद एक भयानक अक्षम्य काम करना पड़ सकता है। ये तो सीधे सीधे उसी बदले और हिंसा के कभी न खत्म होने वाले चक्कर की तरफ इशारा करता है जिससे कहानी शुरू हुई थी। बिल्कुल, ये कहानी शायद इसी चक्र को दिखाना चाहती है। कैसे बदला लेने की इच्छा या किसी बुराई को खत्म करने की कोशिश में इंसान खुद और बड़ी बुराई करने पर मजबूर हो सकता है। पिता का बदला और प्रताप का बदला दोनों ही विनाश की ओर ले जाते हैं। ये सवाल उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में वे खुद वही शैतान नहीं बन गए जिससे वे लड़ने निकले थे? हाँ, क्या प्रताप का तरीका, जो शायद उसके साथ हुए 18 साल के अन्याय का बदला है, क्या वो खुद एक बड़ी बुराई का रूप नहीं ले चुका है? और कहानी का अंत भी कोई सीधा साधा नहीं है। स्क्रिप्ट के आखिर में एक आफ्टर क्रेडिट सीन का जिक्र है जो दर्शकों को चैन की सांस नहीं लेने देता। हाँ, ये आजकल हॉरर फिल्मों का चलन भी है। इस सीन में बेटी कार चला रही होती है और तभी अचानक एक बच्चा गाड़ी के सामने आ जाता है। उसकी मुस्कान शैतानी है और वो कुछ रहस्यमयी शब्द कहता है, तुम्हारी आंखें अगले दर को देखेंगी, और फिर गायब हो जाता है। ये अंत तो बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये क्लासिक हॉरर तकनीक है। कहानी खत्म हुई लगती है पर बुराई अभी जिंदा है। ये बेटी को और दर्शकों को एहसास दिलाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। प्रताप की फैलाई हुई बुराई, वो रक्त बीज अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। अंधेरा शायद और फैलेगा। ये अंत दर्शकों के मन में डर और अनिश्चितता बनाए रखता है। और साफ तौर पर कहानी के अगले भाग शायद वाश लेवल 4 या उससे भी आगे की जमीन तैयार करता है। तो इस वैश लेवल 3 स्क्रिप्ट के विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे बदला लेने की एक कहानी काले जादू, आत्माओं की अदला बदली और रक्त बीज जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर एक जटिल और डरावनी दुनिया बनाती है। कहानी हमें किरदारों के गहरे सदमे से शुरू करके एक साधारण से चिंगम के जरिए एक बड़े षड्यंत्र तक ले जाती है और अंत में एक अनसुलझे रहस्य और बढ़ते हुए खतरे के साथ छोड़ देती है। निश्चित रूप से ये स्क्रिप्ट इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हॉरर के जाने पहचाने फॉर्मूलों जैसे कब्जा या काला जादू में कुछ नए और अप्रत्याशित मोड़ डालकर कहानी को ताज़ा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। खासकर वो चिंगम जैसी रोजमर्रा की चीज को बुराई फैलाने का हथियार बनाना वाकई एक अनोखा और यादगार आइडिया है। ये दिखाता है कि डर कहीं से भी आ सकता है, दर्द ही लाता है, जैसा कि यहाँ होता दिख रहा है। ये स्क्रिप्ट दिखाती है कि दर्द और अन्याय का सामना करने पर इंसान किस हद तक जा सकता है और कैसे बदला लेने की चाहत उसे खुद भस्मासुर बना सकती है। पिता का बदला लेने का संकल्प और प्रताप का अपनी कैद का बदला लेने का तरीका दोनों ही विनाशकारी साबित होते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या न्याय और बदले के बीच की रेखा बहुत बहुत धुंधली होती है। और इसी के साथ हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस स्क्रिप्ट में दिखाई गई बदले की इस भीषण आग में, जिसमें पिता और प्रताप दोनों जल रहे हैं और शायद अनजाने में दूसरों को भी जला रहे हैं, क्या कोई सच में जीतता है या अंत में सिर्फ राख और नुकसान ही बचता है? इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।